हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मास्टर डायरेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये वाला मास्टर डायरेक्शन हमें मे वाले लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोविजंस है, ये थोड़ा सा वास्ट है और मैं नहीं चाहती थी कि मे वाले लेक्चर्स में कवर करने के चलते मैं इस मास्टर डायरेक्शन का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं मिस कर दूँ। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इस मास्टर डायरेक्शन को हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। 8 मई 2024 का ये मास्टर डायरेक्शन है और ये है किस चीज़ से रिलेटेड? तो ये रिलेटेड है नॉन सेंटरली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए मार्जिनिंग को लेकर के ये पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन है। आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंटरली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव्स डायरेक्शंस 2024, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन को पढ़ने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले जो बेसिक्स है, जैसे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, ओटीसी डेरिवेटिव्स क्या है, ये नॉन सेंटरली क्लियर ओटीसी डेरिवेटिव्स क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये मास्टर डायरेक्शन अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है। तो पहले हम जो बेसिक्स है उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। हम अक्सर सुनते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो ये होता क्या है? देखिए, ये और कुछ भी नहीं, ये ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस भी एसेट के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है उसे हम अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ऑयल हो गया, करेंसीज हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। करेंसीज का यहाँ पे क्या मतलब है? जो एक्सचेंज रेट रहता है कि $1 इक्वल टू कितना इंडियन रुपीज़, $1 इक्वल टू कितना यूरो, तो वो हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है। अब मान लीजिए एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसका अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट है, लेट्स से इंटरेस्ट रेट है, तो अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो फिर ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसके वैल्यू में भी फ्लक्चुएशन आएगा। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और अलग अलग तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को मे बी इसके बारे में पता नहीं हो। तो अगर आपको जो अलग अलग टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगा कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ये काम करता है। तो हम ये जो अलग अलग टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले ये जो फ्यूचर्स है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट होता है। ये बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर इसका ट्रेडिंग होता है, और इसके तहत एक स्पेसिफिक एसेट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे बाय या फिर सेल किया जा सकता है। अब एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है उसको समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, लेट्स से कि कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, और उसको आज से 2-3 महीने के बाद बहुत सारा गोल्ड खरीदना है, गोल्ड का ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब होता क्या है कि इसको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगा तो मुझे ज़्यादा पैसा दे करके गोल्ड खरीदना पड़ेगा, तो मुझे तो नुकसान हो सकता है। और अभी ये व्यक्ति गोल्ड खरीद नहीं सकता है क्योंकि अभी इसके पास पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है ना, वो क्या करता है? वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिसके तहत ये तय होता है कि आज से 3 महीने के बाद डजंट मैटर कि मार्केट में गोल्ड का वैल्यू क्या है, इसको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे गोल्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से गोल्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशन होने के वजह से इसको जो नुकसान हो सकता था उसको इसने क्या कर लिया? मिनिमाइज कर लिया, उसको इसने यहाँ पे क्या कर लिया? कम कर लिया। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद एक ऑप्शंस होता है। तो ऑप्शंस में क्या होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है उसने स्टॉक एक्सचेंज पे ऑप्शंस को बाय किया, तो यहाँ पे उसके पास राइट आ जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे उसके पास राइट आ जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं आता है। उसके पास राइट आ जाता है कि वो एक स्पेसिफिक एसेट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान बाय या फिर सेल कर सकता है। ओके, अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है?
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो काफ़ी न्यूज़ पढ़ता है, उसको न्यूज़ के बारे में आइडिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके शेयर्स का प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे उस कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड जो भी ऑप्शन रहता है उसको वो बाय कर लेता है, और उसके तहत उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस कंपनी के शेयर्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के दौरान बाई कर सकता है। ओके, डजेंट मैटर कि उस समय उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस मार्केट में क्या है। अब देखिए, अगर इसके प्रिडिक्शन के हिसाब से सच में जो शेयर्स का प्राइस है वो ऊपर चल जाता है, ओके, तो दूसरे लोगों को तो ज़्यादा पैसा दे करके उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना होगा, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये तो कम पैसा दे करके उस कंपनी का जो शेयर्स है वो खरीद लेगा, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसके प्रिडिक्शन के हिसाब से चीज़ें नहीं चलता है, अगर इसने जो प्रिडिक्ट किया है वो नहीं होता है, शेयर्स का प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे चल जाता है, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसको उस कंपनी का शेयर एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान खरीदना ही खरीदना है। ये यहाँ पे चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकता है। ओके, तो ये होता है ऑप्शंस। इसके बाद एक होता है स्वैप्स। तो ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो पार्टीज रहता है, दो पार्टीज आपस में यहाँ पे कैश फ्लोज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान एक्सचेंज करता है। एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने किसी बैंक से लेट्स से कि 1 लाख रुपया लोन लिया, और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया। अब पहले व्यक्ति ने जो लोन लिया है उसके ऊपर उसको फिक्स्ड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना होता है, और दूसरे व्यक्ति ने जो लोन लिया है उसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होता है। अब जो व्यक्ति फिक्स्ड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है वो ये सोचता है कि काश मैंने फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन लिया होता तो मुझे कभी कम भी देना पड़ सकता था, अभी तो मुझे फिक्स्ड रेट के हिसाब से देना पड़ता है इंटरेस्ट। और जिस व्यक्ति ने फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन लिया था वो व्यक्ति ये सोचता है कि काश मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लिया होता तो कभी कभी मुझे हो सकता है कि कम भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये दोनों पार्टीज आपस में आता है और दोनों पार्टीज जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से स्वैप्स काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये फ्यूचर्स देखा, ऑप्शंस देखा, स्वैप्स देखा, ये सब क्या है, ये सब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है। और आपने ध्यान दिया होगा कि इन सब में जैसे फ्यूचर्स का हमने बात किया, तो जो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू एग्जाम्पल के तहत किस पे डिपेंड कर रहा था, गोल्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ऑप्शंस में हमने बात किया तो ऑप्शंस में एग्जाम्पल के तहत जो वैल्यू है इसका वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा था, किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर। स्वैप्स का हमने बात किया तो स्वैप्स में जो इसका वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो ये होता है बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब देखिए, अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल वैल्यू है वो आपको पूरा डिपॉजिट करना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू है उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक परसेंटेज आपको डिपॉजिट करना होता है जिसको मार्जिन मनी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके तहत आज से लेट्स से कि 1 महीने के बाद आपको 10 ग्राम गोल्ड 5,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसका जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे जो ये गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया इसका टोटल वैल्यू है 50,000 रुपीज़। तो ऐसा नहीं है आपको कि ये पूरा 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। यहाँ पे लेट्स से कि 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो आपको 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये डिपॉजिट करना होता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ मार्जिन मनी। ओके, अब मान लीजिए कि आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से जो गोल्ड का वैल्यू है वो ऊपर चल जाता है, तो अगर गोल्ड का वैल्यू ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर गोल्ड का वैल्यू नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब क्या होता है, अगले दिन मान लीजिए कि जो गोल्ड का प्राइस है वो 5,000 रुपये पर ग्राम से घट करके 4,500 रुपये पर ग्राम हो जाता है।
तो यहाँ पे जो आपका गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, उसका टोटल वैल्यू हो गया 45,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुआ, यहाँ पे जो गोल्ड का वैल्यू है वो नीचे चले गया और यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। तो इस केस में आपने जो 10,000 रुपये मार्जिन मनी के तौर पे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जमा किया था उसमें से 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक अलग सिनेरियो देखिए जहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस है वो ऊपर चल जाता है, 5,000 रुपये पर ग्राम रहता है, ये 5,000 रुपये पर ग्राम से बढ़ करके 5,500 रुपये पर ग्राम हो जाता है। तो अब जो गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू है वो कितना हो गया, 55,000 हो गया। तो यहाँ पे आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से चीज़ें हुआ है, जो गोल्ड का प्राइस है वो सच में बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो ये 5,000 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है ये आपके लिए प्रॉफिट है और आपके मार्जिन अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले आपके मार्जिन अकाउंट में 10,000 रुपये था, ये 5,000 रुपये क्रेडिट हो गया, तो अब आपके मार्जिन अकाउंट में 15,000 रुपीज़ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली जो मार्जिन मनी आपसे लिया जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में उसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसलिए लिया जाता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशन आने की वजह से जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है उसको कवर करने के लिए बेसिकली ये मार्जिन मनी लिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होता है तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक फिजिकल सेटलमेंट होता है या तो ये कैश सेटलमेंट होता है। अब फिजिकल सेटलमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल जो कमोडिटी रहता है, जो एक्चुअल एसेट रहता है उसका एक्सचेंज होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कि एक व्यक्ति था, उसको लग रहा था कि आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसने क्या किया, उसने गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया और उसके तहत ये तय हुआ कि वो आज से 1 महीने के बाद 10 ग्राम गोल्ड खरीदेगा 5,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर फिजिकल सेटलमेंट होता है ना, तो इसका मतलब है कि आज से 1 महीने के बाद एक्चुअल में जो गोल्ड है उसका पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ओके, और एक होता है कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट में क्या होता है, तो कैश सेटलमेंट में सिंपली जो सेटलमेंट डेट रहता है, यानी कि आज से 1 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो और जो मार्केट प्राइस है वो, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पे यहाँ पे सेटलमेंट होता है। यहाँ पे जो फिजिकल एसेट रहता है उसका दोनों पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज नहीं होता है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो एक ऐसा बिजनेस करता है जिसमें कि उसको क्रूड ऑयल का ज़रूरत होता है और उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेता है जिसके तहत वो आज से 1 महीने के बाद 100 बैरल ऑयल खरीदेगा $60 पर बैरल के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू है वो है $6,000 ओके। अब देखिए होता क्या है ना कि आज से 1 महीने के बाद जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले कितना था, $60 पर बैरल था, अब ये बढ़ करके $65 पर बैरल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कैश सेटलमेंट होगा तो कैसे होगा देखिए उसको, तो आज से 1 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहेगा वो और जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले क्या था, $60 पर बैरल के हिसाब से ऑयल का प्राइस था, अभी ये बढ़ करके कितना हो गया, $65 पर बैरल हो गया। तो यहाँ पे $5 पर बैरल का डिफरेंस है और कितने बैरल के लिए डील हुआ था, कितने बैरल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 100 बैरल के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बनता है, $5,000। ओके, तो यहाँ पे ये जो $5,000 है ना, ये $5,000 जिस व्यक्ति ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया था उसके अकाउंट में चले जाएगा। तो इस तरीके से कैश सेटलमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अधिकतर तो ये कैश सेटलमेंट ही होता है, जो फिजिकल सेटलमेंट है वो बहुत कम केसेस में होता है। ओके, जो एक्चुअल एसेट का डिलीवरी रहता है वो बहुत कम केसेस में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जो डेरिवेटिव्स होता है ना वो सेंटरली क्लियर हो सकता है या फिर ये नॉन सेंटरली क्लियर हो सकता है। तो हम जिस मास्टर डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मास्टर डायरेक्शन को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है नॉन सेंटरली क्लियर डेरिवेटिव्स, NCCD से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेंटरली क्लियर होता है। सेंटरली क्लियर में क्या होता है,
कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का दो पार्टीज रहता है, उसके बीच में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्लियर और सेटल करने के लिए एक सेंट्रल काउंटर पार्टी होता है जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर और सेटल करता है। क्लियर और सेटल करने का क्या मतलब है? वो बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है पार्टीज के बीच में उसको मैच करता है, उसको कंफर्म करता है। जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो, इस चीज को ये इंश्योर करता है। ओके, तो एक होता है सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स जो कि बेसिकली गारंटीड होता है एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा। तो अगर कोई सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव है और दो पार्टीज है उसमें और एक पार्टीज ने डिफॉल्ट कर भी दिया, तो जो सेंट्रल काउंटर पार्टी होता है, जो क्लियरिंग हाउस रहता है बीच में, वो इस बात को इंश्योर करता है कि दूसरे पार्टी को नुकसान ना हो। ओके, अब सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव के अलावा एक और टाइप का डेरिवेटिव होता है नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव। अब ये क्या होता है? तो नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव्स या नॉन सेंट्रली क्लियर ओटीसी डेरिवेटिव, ये ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका सेटलमेंट सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा गारंटीड होता है। मतलब सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा गारंटीड नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब कि जो नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव्स होता है उसके अंदर जो दो पार्टीज रहता है, तो दोनों पार्टीज खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर और सेटल करने का काम करता है, बीच में कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं रहता है। यही होता है नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे ओटीसी डेरिवेटिव्स मेंशन है, तो इसका क्या मतलब है? सिंपली ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि इस तरह का जो डेरिवेटिव्स होता है उसका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं होता है। इस तरह का जो डेरिवेटिव्स होता है वो बेसिकली डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है। ओके, तो नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव्स या फिर नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव्स एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका सेटलमेंट किसी सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा गारंटीड नहीं होता है। यहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दो पार्टीज रहता है वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट का क्लियरेंस और सेटलमेंट का काम करता है। ओके, समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर, मतलब जो मास्टर डायरेक्शन है उसके ऊपर। आई होप अब आपको ये मास्टर डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो ये नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव्स होता है, तो इसके लिए इनिशियल मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए ये डायरेक्शंस इशू करेगा, ताकि जो भी ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स है जो कि सेंट्रली क्लियर्ड नहीं होता है, बीच में कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं होता है, उसका सेटलमेंट सेफली हो जाए। ओके, और इसी के अकॉर्डिंगली अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएशन मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन है, इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो अगर मैं आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं कि ये जो इनिशियल मार्जिन है, वेरिएशन मार्जिन है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट के एकदम बिगिनिंग में देते हैं, मार्जिन के तौर पे आप जो एकदम बिगिनिंग में पैसा देते हैं वो बेसिकली इनिशियल मार्जिन होता है। और वेरिएशन मार्जिन क्या होता है उसको समझिए। तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसके मार्केट वैल्यू में जो डेली बेसिस पे चेंजेस होता है उसके आधार पे आपको जो इनिशियल मार्जिन के अलावा पैसा देना पड़ सकता है, या फिर आप जो पैसा रिसीव करते हैं वो वेरिएशन मार्जिन होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपको 1,000 रुपये पहले जमा करना पड़ेगा मार्जिन के तौर पे, तो ये क्या हो गया? ये इनिशियल मार्जिन हो गया। ओके, आपने 1,000 रुपये अपने मार्जिन अकाउंट में जमा कर दिया। अब मान लीजिए कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू ऊपर चल जाता है, 200 रुपये से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो आपके मार्जिन अकाउंट में जो 1,000 रुपया था ना उसमें और 200 रुपये आ जाएगा। अब आपके मार्जिन अकाउंट में 1,200 रुपया हो गया। ओके, अब नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो 300 रुपये से नीचे चल जाता है, तो अब आपके मार्जिन अकाउंट में जो पैसा है ना वो 300 रुपये से घट जाएगा। 1200 था, अब उसमें 300 रुपये डिक्रीज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना कि एक मेंटेनेंस मार्जिन होता है, इस लेवल से नीचे आपके मार्जिन अकाउंट में पैसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे एग्जांपल में 800 रुपया है, तो अगर आपके मार्जिन अकाउंट में लेट्स से कि 800 रुपये से कम हो गया, 700 रुपया हो गया, तो तब आपको और पैसा देना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपके मार्जिन अकाउंट में
700 हो गया, तो यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन का जो लेवल है उससे नीचे हो गया आपका बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि मतलब यहाँ पे आपको और पैसा देना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो जो इनिशियल मार्जिन का रिक्वायरमेंट था वो कितना था, 1000 था, तो यहाँ पे आपको और 300 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा जितने में आपका जो मार्जिन अकाउंट है वो इनिशियल मार्जिन के लेवल पे आ जाए, तो और आपको यहाँ पे 300 रुपये देना पड़ेगा। तो आप जो यहाँ पे 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही क्या है, वही वेरिएशन मार्जिन है। समझ में आया। तो इनिशियल मार्जिन बेसिकली क्या होता है, इनिशियल मार्जिन इनिशियली जो पैसा दिया जाता है, बिगनिंग में कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसा दिया जाता है वो इनिशियल मार्जिन होता है। और वेरिएशन मार्जिन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू में जो डेली बेसिस पे चेंजेस आता है तो उसके आधार पे आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है, या फिर अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप जो पैसा रिसीव करेंगे वो क्या होता है, वेरिएशन मार्जिन होता है। ओके, ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया है। अब अगर आप इस मास्टर डायरेक्शन में जो इनिशियल मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन को एक्सप्लेन किया गया है उसको देखेंगे, तो देखिए इनिशियल मार्जिन का यहाँ पे क्या मतलब है। इनिशियल मार्जिन का यहाँ पे मतलब है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू में जो चेंजेस होगा उसके वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको कवर करने के लिए, कोई काउंटर पार्टी है वो अगर डिफ़ॉल्ट करता है उसके वजह से जो नुकसान होगा उस नुकसान को कवर करने के लिए जो कोलेट्रल कलेक्ट किया जाता है वो इनिशियल मार्जिन है। इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वेरिएशन मार्जिन को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू में जो डेली बेसिस पे चेंजेस आता है उसके आधार पे जो कोलेट्रल कलेक्ट या पे किया जाता है वो वेरिएशन मार्जिन है। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट के बिगनिंग में जो आपको पैसा देना पड़ता है मार्जिन के तौर पे वो इनिशियल मार्जिन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू में जो डेली बेसिस पे चेंजेस आता है उसके आधार पे आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है या जो आप पैसा रिसीव करते हैं अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो क्या होता है, वेरिएशन मार्जिन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए आरबीआई ने 2020 में जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है उसके अंदर ये अनाउंस किया था कि जो नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए इनिशियल मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज है उसको लेकर के ये एक डायरेक्शन इशू करेगा, ताकि जो भी ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स है जो कि सेंट्रली क्लियर्ड नहीं होता है उसका सेटलमेंट सेफली तरीके से हो जाए। और इसी के अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरिएशन मार्जिन डायरेक्शंस 2022 को इशू किया था, और एक ड्राफ्ट डायरेक्शन को इशू किया था गाइडलाइंस फॉर एक्सचेंज ऑफ इनिशियल मार्जिन फॉर एनसीसीडीज को लेकर के। अब यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उससे फीडबैक रिसीव करने के बाद आरबीआई ने जो ड्राफ्ट डायरेक्शन था उसको यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया है, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, द मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव डायरेक्शन 2024। ओके, तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो भी डायरेक्शन इशू किया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45W सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के तहत और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत किया गया है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइटल तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इस मास्टर डायरेक्शन का जो टाइटल है वो क्या है, किस नाम से इस मास्टर डायरेक्शन को जाना जाएगा। तो मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव्स डायरेक्शन 2024 के नाम से इसको जाना जाएगा। और ये जो डायरेक्शंस है वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्शंस है वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 8 नवंबर 2024 से ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो ये जो मास्टर डायरेक्शंस है इसके अंदर जो भी प्रोविज़न है वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर इस मास्टर डायरेक्शन का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, तो अगर वो 8 नवंबर 2024 को एग्जीक्यूट होता है या उसके बाद एग्जीक्यूट होता है तब उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सबसे पहला क्या है, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है बेसिकली, देखिए आपको नाम से इसका पता चल जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए दो पार्टीज़ है, दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करता है कि एक फ्यूचर डेट पे एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर वो जो करेंसी है उसको आपस में एक्सचेंज करेगा।
डिफरेंट करेंसी को आपस में एक्सचेंज करेगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन सेंटरली क्लियर्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बीच में कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद क्या है, नॉन सेंटरली क्लियर्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने पहले भी इसको देख लिया था। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज ने कहीं कहीं से लोन लिया हुआ है और एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है और दूसरा पार्टी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो दोनों पार्टीज आपस में आ जाएगा और जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक्सचेंज कर लेगा। और इन दोनों पार्टीज के बीच में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये बीच में कोई यहाँ पे सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नॉन सेंट्रली क्लियर्ड क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मान लीजिए कोई एक पार्टी है, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को एक प्रीमियम पे किया, जिसके बदले में जो दूसरा पार्टी है जिसने प्रीमियम रिसीव किया है वो पहले पार्टी को एश्योरेंस देता है कि उस पहले पार्टी को जो कहीं से पैसा मिलना था, अगर वो पैसा उसको वहाँ से नहीं मिलेगा, मान लीजिए उसने बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है और उसका पैसा वापस उसको नहीं मिला, तो इस केस में जिस पार्टी को उसने प्रीमियम दिया था, जो पहला पार्टी था, वो पहला पार्टी यहाँ पे आगे आकर के उसको कंपनसेट करेगा। ओके, तो ये होता है नॉन सेंट्रली क्लियर्ड क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर सा बात है कि यहाँ पे भी दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं रहता बीच में। ओके, तो ये तीन हो गया, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अलावा कोई भी नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि रिजर्व बैंक ने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ये सब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर 8 नवंबर 2024 को एग्जीक्यूट होता है या फिर इसके बाद एग्जीक्यूट होता है, तो उन सब के ऊपर इस मास्टर डायरेक्शन का जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे टर्म्स को लेकर के डेफिनेशन दिया गया है। तो कुछ कुछ डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, जैसे कि इनिशियल मार्जिन, उसके बाद वेरिएशन मार्जिन, फिर नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो ये सब हमने पहले ही देख लिया है। अब जब हम अभी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ पे अगर कोई टर्म आएगा तो वहाँ वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, एज पर दीज डेफिनेशंस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो कौन कौन से एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए कौन कौन सा कवर्ड एंटिटीज़ है, मतलब कि कौन कौन सा एंटिटीज़ है जिसको वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए जो प्रोविजंस है इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो भी एंटिटीज़ है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी है डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ और एक कैटेगरी है फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़। तो पहले हम डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एंटिटीज़ है जिसको वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज से क्या मतलब है। वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज से मतलब है वेरिएशन मार्जिन प्रोवाइड करना, वेरिएशन मार्जिन कलेक्ट करना। ओके, तो वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए जो भी डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ है उसको यहाँ पे डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ वीएम बोला जाएगा, यानी कि ऐसे एंटिटीज़ को वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो मानना पड़ेगा। ओके, तो अब कौन कौन सा एग्जैक्टली एंटिटीज़ है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि वैसा एंटिटीज़ जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, उसके द्वारा रेगुलेटेड है, इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स। कोई फॉरेन बैंक है उसका भारत के अंदर ब्रांच है, तो जाहिर सा बात है कि वो भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होगा, राइट। तो वैसा एंटिटीज जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड है और जिसका एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एनसीसीडीज, एनसीसीडीज का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव्स जो है वो 25,000 करोड़ और उससे जाता है कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस पे। तो ऐसे एंटिटीज़ को यहाँ पे डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ वीएम के तौर पे क्लासिफाई किया जाएगा, यानी कि ऐसे एंटिटीज़ के ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर की जो प्रोविजंस है वो लागू होगा। नाउ यहाँ पे देखिए
ये जो लिखा हुआ है एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs ऑफ ₹25,000 करोड़ एंड अबव ऑन अ कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई एंटिटी है, उसका जो आउटस्टैंडिंग NCCDs है यानी कि वैसा नॉन सेंटरली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसका टोटल वैल्यू 25,000 करोड़ और इससे ज़्यादा है। कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस का मतलब क्या है कि एक कंपनी है और उसका 2-3 सब्सिडरी है और सबका मिला करके जो एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग NCCDs का वो 25,000 करोड़ और उससे जाता है। तो इस केस में वैसे एंटिटीज़ को यहाँ पे क्या माना जाएगा, वैसे एंटिटीज़ को यहाँ पे डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ VM माना जाएगा, यानी कि वैसे एंटिटीज़ के ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो दूसरा रेसिडेंट एंटिटीज़ है जिसका ये जो AANA है यानी कि एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट है, डोंट वरी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो जो दूसरा रेसिडेंट एंटिटीज़ है जिसका ये जो AANA है एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs वो 60,000 करोड़ और उससे ज़्यादा है कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस पे। तो वैसे रेसिडेंट एंटिटीज़ को भी यहाँ पे क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ माना जाएगा वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए। और वैसे एंटिटीज़ को क्या बोला जाएगा, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ VM बोला जाएगा, यानी कि वैसे एंटिटीज़ को वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये हमने क्या देख लिया कि भारत के अंदर जो एंटिटीज़ है तो उसमें से कौन कौन सा एंटिटीज़ है जिसके ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। नाउ यहाँ पे भारत के बाहर जो एंटिटीज़ है तो उनमें से कौन कौन सा एंटिटीज़ है जिसके ऊपर वेरिएशन मार्जिन के लेकर के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ है वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ VM बोला जाएगा। तो नॉन रेसिडेंट फाइनेंशियल एंटिटीज़ यानी कि भारत के बाहर का किसी दूसरे देश का फाइनेंशियल एंटिटीज़ है जिसका ये जो AANA है यानी कि एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs वो $3 बिलियन और इससे ज़्यादा है कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस पे। तो ऐसे नॉन रेसिडेंट फाइनेंशियल एंटिटीज़ को क्या माना जाएगा, फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ VM माना जाएगा, यानी कि वैसे एंटिटीज़ के ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, इसके बाद दूसरा नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ जिसका ये जो AANA है ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs वो $8 बिलियन और इससे ज़्यादा है कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस पे। तो वैसे भी नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ को फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ माना जाएगा वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए, और वैसे एंटिटीज़ के ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ देखिए, ये तो हमने क्या देख लिया कि वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए जो प्रोविजंस है वो कौन कौन से एंटिटीज़ के ऊपर लागू होगा, राइट। अब यहाँ पे इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज के लिए कौन कौन सा कवर्ड एंटिटीज़ है उसके बारे में बोला जा रहा है, यानी कि इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो कौन कौन सी एंटिटीज़ के ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पे वैसा एंटिटीज़ जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जैसे कि SEBI RBI के द्वारा रेगुलेटेड है, इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। भारत के बाहर का कोई बैंक है उसका भारत के अंदर ब्रांच है तो जाहिर सा बात है कि वो भी RBI के द्वारा रेगुलेट होगा। तो जो भी एंटिटीज़ है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड है और जिसका एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट जो भी उसका आउटस्टैंडिंग NCCDs है, आउटस्टैंडिंग NCCDs का क्या मतलब है, मतलब कि वैसा नॉन सेंटरली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स जो कि अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है उसका 60,000 करोड़ और उससे ज़्यादा है, 60,000 करोड़ और इससे ज़्यादा है कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस पे। तो ऐसे एंटिटीज़ को डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ फॉर एक्सचेंज ऑफ इनिशियल मार्जिन के तौर पे क्लासिफाई किया जाएगा, और वैसे एंटिटीज़ को क्या बोला जाएगा, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ IM बोला जाएगा। यानी कि भारत के अंदर जो इस तरह का एंटिटीज़ है उसके ऊपर इनिशियल मार्जिन को एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, इसके बाद देखिए, भारत के बाहर जो नॉन रेसिडेंट फाइनेंशियल एंटिटीज़ है जिसका ये जो एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs है वो
8 बिलियन US डॉलर और इससे ज़्यादा है कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड बेसिस पे, तो ऐसे नॉन रेसिडेंट फाइनेंशियल एंटिटीज़ को क्या माना जाएगा? फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ IM माना जाएगा। यानी कि ऐसे एंटिटीज़ के ऊपर इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस है वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के, इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के, वो एग्जैक्टली कौन कौन सा एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और RBI ने यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ और फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ के तौर पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली किसी साल के मार्च के अंत में, अप्रैल के मंथ में और मई के अंत में जो टोटल नोशनल अमाउंट होगा आउटस्टैंडिंग NCCDs का, उसका सिंपल एवरेज निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है नोशनल अमाउंट। इसका क्या मतलब होता है? तो किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो नोशनल अमाउंट होता है ना, जरूरी नहीं है कि वही अमाउंट दोनों पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे नोशनल अमाउंट बेसिकली एक रेफरेंस अमाउंट रहता है जिसका इस्तेमाल करके जो कैलकुलेशन वगैरह है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में वो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग NCCDs का, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो किसी साल के मार्च के अंत में, अप्रैल के अंत में और मई के अंत में जो भी टोटल नोशनल अमाउंट होगा आउटस्टैंडिंग NCCDs का, उसका सिंपल एवरेज निकाला जाएगा। तो मार्च के अंत में जो होगा, अप्रैल के अंत में जो होगा, मई के अंत में जो होगा, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके एक सिंपल एवरेज निकाला जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो AANA कैलकुलेट किया जाएगा किसी साल के लिए, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? तो ये जो एवरेज एग्रीगेट नोशनल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करके जो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ है और जो फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि भारत के अंदर कौन सा एंटिटीज़ है जिसके ऊपर इनिशियल मार्जिन या वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के प्रोविज़न लागू होगा। ये पता लगाया जाएगा कि भारत के बाहर कौन कौन सा एंटिटीज़ है जिसके ऊपर इनिशियल मार्जिन या वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे AANA का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई एंटिटीज़ है उसका अगर AANA ऑफ आउटस्टैंडिंग NCCDs मान लीजिए 60,000 करोड़ या फिर उससे जाता है, तो फिर वो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ IM के तौर पे क्लासीफाई होगा। ओके, तो यहाँ पे जो AANA है इसका इस्तेमाल करके ही डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ और फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो रिकॉग्निजेशन होगा वो कितने समय के लिए होगा? तो यहाँ पे 1 साल के लिए रिकॉग्निजेशन होगा, 1 सितंबर से लेकर के 31 अगस्त तक के लिए होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2024 है, तो 2024 में मार्च के अंत में, अप्रैल के अंत में, मई के अंत में जो भी टोटल नोशनल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग NCCDs का, उसका एक सिंपल एवरेज निकाला गया और फिर यहाँ पे उस एवरेज के आधार पे डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ और फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो ये जो रिकॉग्निजेशन होगा ये सितंबर 2024 से लेकर के नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में अगस्त तक के लिए होगा। ओके, समझ आ गया? ये भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कवर्ड एंटिटीज़ है उसके लिए डायरेक्शंस बताया गया है। तो जो भी डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी VM है, आई होप अब मुझे आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी VM, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी IM का क्या मतलब होता है, फॉरेन कवर्ड एंटिटी VM, फॉरेन कवर्ड एंटिटी IM का क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी VM लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? भारत के अंदर वैसा एंटिटीज़ जिसके ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो जो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी VM है उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो वेरिएशन मार्जिन एक्सचेंज करे, उसके द्वारा जो NCCD ट्रांजेक्शन किया गया होगा तो उस NCCD ट्रांजेक्शन का जो काउंटर पार्टी होगा उसके साथ, अगर वो काउंटर पार्टी डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी VM है या फिर फॉरेन कवर्ड एंटिटी VM है। ओके, तो सबसे पहला डायरेक्शन ये है। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी IM है, यानी कि ऐसा कोई एंटिटी भारत के अंदर है जिसके ऊपर इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज करे, उसके द्वारा जो NCCD ट्रांजेक्शन किया गया होगा उसका जो काउंटर पार्टी होगा उसके साथ, अगर वो काउंटर पार्टी डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी IM है या फिर फॉरेन कवर्ड एंटिटी IM है। ओके, समझ में आ गया? और देखिए
यहाँ पे जो कवर्ड एंटिटीज़ है उसके पास एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस रहना चाहिए जिसके थ्रू वो ये पता लगा पाए कि जो वो कवर्ड एंटिटी है देखिए कवर्ड एंटिटीज़ के पास एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू वो ये पता लगा पाए कि उसके द्वारा जो एनसीसीडी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसका जो काउंटर पार्टी है क्या वो काउंटर पार्टी कवर्ड एंटिटी है या नहीं है। और इस चीज़ के लिए वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो जो उसका काउंटर पार्टी होगा उससे ये डिक्लेरेशन मांग सकता है कि आप हमें बता दीजिए कि आप कवर्ड एंटिटी के अंदर आते हैं, इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर आप कवर्ड एंटिटी है या नहीं है वेरिएशन मार्जिन या इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज के लिए। ओके, इन सब के अलावा देखिए जो कवर्ड एंटिटी है वो चाहे तो कुछ कुछ केस में, वैसे तो जनरली क्या है, जनरली जो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी वीएम है, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी आईएम है, तो उन सब के लिए ये अनिवार्य है कि वो वेरिएशन मार्जिन या इनिशियल मार्जिन जो भी एप्लीकेबल होता है उसका एक्सचेंज करे जब भी वो किसी एनसीसीडी ट्रांजैक्शन में इंटर कर रहा हो जिसका काउंटर पार्टी कोई डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी वीएम है या फिर डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी आईएम है। ठीक है, वैसे जनरली ये अनिवार्य है, लेकिन अगर कवर्ड एंटिटीज चाहे तो कुछ कुछ केस में वो वेरिएशन मार्जिन या इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कोई फिजिकली सेटल्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और फिजिकली सेटल्ड फॉरेन एक्सचेंज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहला वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिजिकली सेटल्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्टी आ रहा है और दो पार्टी एग्रीमेंट कर ले रहा है कि वो एक स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट के ऊपर, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर एक फ्यूचर डेट में एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज करेगा, राइट। और यहाँ पे फिजिकली सेटल लिखा हुआ मतलब कि एक्चुअल में यहाँ पे जो करेंसी है उसका एक्सचेंज होगा दो पार्टीज़ के बीच में। और यहाँ पे ये फिजिकली सेटल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, तो इसका भी वही मतलब है। यहाँ पे मान लीजिए दो पार्टी है, दो पार्टी एग्रीमेंट करता है कि ये स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ जो करेंसी है, दो अलग अलग करेंसी है उसको एक्सचेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट किया और दोनों पार्टीज ने, मान लीजिए एक पार्टी ने यूएस डॉलर दिया और उसके बदले में यूरो ले लिया। अब यहाँ पे कुछ दिन के बाद ना री एक्सचेंज होता है, जिस पार्टी ने यूएस डॉलर दिया था और यूरो लिया था वो पार्टी क्या करता है, वो पार्टी यूरो देता है और यूएस डॉलर ले लेता है। और फिजिकली सेटल का क्या मतलब है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो करेंसी है उसका एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो ये जो फिजिकली सेटल्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फिजिकली सेटल्ड फॉरेन एक्सचेंज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके लिए अगर कवर्ड एंटिटी चाहे तो वो वेरिएशन मार्जिन या इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज नहीं भी कर सकता है। ओके, ऐसे इन जनरल जो भी कवर्ड एंटिटीज़ है उसके लिए अनिवार्य है कि वो वेरिएशन मार्जिन और इनिशियल मार्जिन को एक्सचेंज करे। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर कोई कवर्ड एंटिटी है जिसने कि किसी ऐसे फाइनेंशियल एंटिटीज़ के साथ एनसीसीडी ट्रांजैक्शन किया है जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर मेंशन नहीं है, और यहाँ पे कवर्ड एंटिटी के द्वारा जो एनसीसीडी ट्रांजैक्शन किया गया है वो हेजिंग के पर्पस से किया गया है, तो इस केस में फिर कवर्ड एंटिटीज़ चाहे तो जो वेरिएशन मार्जिन है उसको एक्सचेंज नहीं भी कर सकता है। ओके, मान लीजिए कि कोई कवर्ड एंटिटी है, उसने किसी ऐसे फाइनेंशियल एंटिटीज़ के साथ एनसीसीडी ट्रांजैक्शन कर लिया जो कि इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर नहीं आता है, और यहाँ पे उसने किस लिए ये एनसीसीडी ट्रांजैक्शन किया, हेजिंग के पर्पस से। किसी एसेट के प्राइस में फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसको जो नुकसान हो सकता है उसको कम करने के लिए उसने ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी ऐसे फाइनेंशियल एंटिटीज़ के साथ जो कि इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर कवर नहीं होता है। तो फिर इस केस में अगर वो चाहे तो वो वेरिएशन मार्जिन एक्सचेंज नहीं भी कर सकता है। ओके, समझ में आ गया ये वाला। नाउ देखिए यहाँ पे इस मास्टर डायरेक्शन का जो प्रोविजंस है वो कुछ कुछ एनसीसीडी ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी होगा। अब कौन कौन से नॉन सेंटरली क्लियर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के ऊपर इस मास्टर डायरेक्शन का जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए वैसे एनसीसीडी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इस मास्टर डायरेक्शन का जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें कम से कम एक पार्टी, मतलब दो पार्टीज है मान लीजिए, और एक पार्टी भारत सरकार है
या स्टेट गवर्नमेंट है या किसी दूसरे देश का गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। आपको पता होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और ये जो भी सेंट्रल बैंक्स है ना उसके लिए बैंक के तौर पे काम करता है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो अगर कोई एनसीसीडी ट्रांजैक्शन है जिसमें से एक पार्टी ये सब है, ये सब एंटिटी है, तो ऐसे केस में फिर इस मास्टर डायरेक्शन का जो प्रोविजंस है वो वैसे एनसीसीडी ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कोई कंसोलिडेटेड ग्रुप है, उसका दो एंटिटी है, मान लीजिए कि कोई एंटिटी है और उसका दो सब्सिडरी है और उसके बीच में एनसीसीडी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वैसे केस में भी इस मास्टर डायरेक्शन का जो प्रोविजंस है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे अगर कोई एंटिटी है जो कि एज अ कवर्ड एंटिटी के तौर पे क्लासीफाई हो जाता है और उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो इनिशियल मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन एक्सचेंज करे जो दूसरा कवर्ड एंटिटीज़ है उसके साथ, तो यहाँ पे ये जो नियम है कि उसको वेरिएशन मार्जिन और इनिशियल मार्जिन जो दूसरा कवर्ड एंटिटी है उसके साथ एक्सचेंज करना है, तो ये जो नियम है ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये नियम तभी एप्लीकेबल होगा जब उसको एज अ कवर्ड एंटिटी के तौर पे क्लासीफाई कर दिया गया। मतलब कोई एंटिटी है उसको कवर्ड एंटिटी के तौर पे क्लासीफाई कर दिया गया है, तो अब इसके बाद इसके द्वारा जो एनसीसीडी ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो उस एनसीसीडी ट्रांजैक्शन के लिए अनिवार्य होगा कि वो वेरिएशन मार्जिन और इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज करे। ओके, इसके बाद देखिए अगर कोई कवर्ड एंटिटी है जो कि एज अ कवर्ड एंटिटी के तौर पे क्लासीफाई होना बंद हो चुका है, तो यहाँ पे उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एनसीसीडी ट्रांजैक्शन के लिए जो मार्जिन है वो एक्सचेंज करे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बोला जा रहा है। तो जो भी कवर्ड एंटिटीज़ है, कवर्ड एंटिटीज़ के बिहाफ पे कौन कौन सा ऐसा एंटिटी है जो कि कोलेट्रल प्रोवाइड कर सकता है, तो कौन कौन सा एंटिटी है जो कि कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी कवर्ड एंटिटी है वो भारत के अंदर या भारत के बाहर इनिशियल मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है इस डायरेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से। और यहाँ पे देखिए भारत के अंदर इनिशियल मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज अ कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर सकता है। ओके, तो जो भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो एलिजिबल है एज अ कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर काम करने के लिए भारत के अंदर इनिशियल मार्जिन पोस्ट करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर को एक बात इंश्योर करना होगा, कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर के पास जो भी इनिशियल मार्जिन होगा, जो ये इनिशियल मार्जिन अपने पास रखा होगा किसी पोस्टिंग एंटिटी के बिहाफ पे, तो इसको ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि जिस कवर्ड एंटिटी के बिहाफ पे इसने अपने पास इनिशियल मार्जिन रखा है वो इनिशियल मार्जिन सेपरेटली रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर का जो खुद का एसेट है उसमें इनिशियल मार्जिन मिक्स हो गया या फिर किसी दूसरे कवर्ड एंटिटी के द्वारा जो इनिशियल मार्जिन दिया गया है उस इनिशियल मार्जिन में मिक्स हो गया। तो इस बात को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि जो भी कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर है वो इस बात को इंश्योर करे कि वो जो इनिशियल मार्जिन अपने पास रखा हुआ है किसी पोस्टिंग एंटिटी के बिहाफ में वो उसको वो सेपरेटली रखे, वो उसके एसेट में मिक्स ना हो या फिर किसी दूसरे कवर्ड एंटिटी के द्वारा जो इनिशियल मार्जिन प्रोवाइड किया गया है उसमें मिक्स ना हो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर कोई कवर्ड एंटिटी है जो कि भारत के बाहर किसी दूसरे कंट्री में कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर जो है भारत के बाहर किसी दूसरे कंट्री में जो कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर है उसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो यहाँ पे वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पे इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर है वो ड्यूली ऑथराइज्ड है इस तरह के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। इन सब के अलावा यहाँ पे जो भी कवर्ड एंटिटीज़ है उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि वो जिस भी कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ कर रहा है वो कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर ट्रस्ट वर्दी है, वो उसके द्वारा जो इनिशियल मार्जिन कलेक्ट किया जाता है उसको वो अच्छे से संभाल के रख सकता है। कवर्ड एंटिटी को इस बात को इंश्योर करना होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एलिजिबल कोलेट्रल और हेयरकट के बारे में बोला जा रहा है। मतलब कि जो मार्जिन का एक्सचेंज होगा तो वो कौन कौन से कोलेट्रल का इस्तेमाल करके हो सकता है, और हेयरकट का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है उसने कोलेट्रल के तौर पे एक सिक्योरिटी दिया जिसका वैल्यू 100 रुपया है, तो यहाँ पे
उसका वैल्यू ना 100 रुपये नहीं माना जाएगा। मान लीजिए उसका वैल्यू 90 रुपया माना जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 10% हेयर कट अप्लाई हुआ है। ओके, तो ये हेयर कट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर दो डोमेस्टिक कवर्ड इंटिटीज़ वीएम है, यानी कि भारत के अंदर दो इंटिटीज़ है जिसके ऊपर वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के प्रोविजंस लागू हो रहा है, तो उनके बीच में जो वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज होगा तो वो कौन कौन से कोलेट्रल का इस्तेमाल करके हो सकता है। तो सबसे पहले तो इंडियन करेंसी में हो सकता है। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशूड जो डेट सिक्योरिटीज़ होता है उसका इस्तेमाल करके दो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ वीएम के बीच में वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज हो सकता है। रूपी बॉन्ड्स जो भारत के अंदर एंटिटी है उसके द्वारा इशू किया गया है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर रूपी बॉन्ड्स का एज अ कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और उसको AAA का क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है किसी ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। और अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इसको ये रेटिंग मिला हुआ है तो जो सबसे लोएस्ट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके, इसके बाद और कौन कौन से कोलेट्रल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। आप जो बैंक में फंड जमा करते हैं उसके अगेंस्ट में इसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर तक होता है। तो अगर 1 साल से पहले आपको पैसों का ज़रूरत है तो आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को एज अ कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए। ओके, इसके अलावा जो कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल पेपर कंपनीज इशू करता है, जो हाईली रेटेड कंपनी होता है उसके द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर इशू करके कंपनी का जो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे कमर्शियल पेपर को एज अ कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि कमर्शियल पेपर को एटलीस्ट यहाँ पे A1 का रेटिंग मिला होना चाहिए ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। और अगर इसको एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है तो जो सबसे लोएस्ट वाला है उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई दो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ वीएम है उसके बीच में जो वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज होगा तो उसमें कौन कौन से कोलेट्रल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम क्या देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर कोई दो डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ आईएम है, यानी कि भारत के अंदर दो एंटिटीज़ है जिसके ऊपर इनिशियल मार्जिन के एक्सचेंज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो लागू होगा, तो इनके बीच में जो इनिशियल मार्जिन का एक्सचेंज होगा वो कौन कौन से कोलेट्रल का इस्तेमाल करके हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सबसे पहला तो इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करके जो इनिशियल मार्जिन का एक्सचेंज है वो इन दोनों के बीच में हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो इशू डेट सिक्योरिटीज़ है उसका इस्तेमाल करके जो इनिशियल मार्जिन का एक्सचेंज है वो हो सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, एक डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी वीएम है और एक फॉरेन कवर्ड एंटिटी वीएम है, इन दोनों के बीच में एनसीसीडी ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज होगा तो उसमें कौन कौन से कोलेट्रल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो है इंडियन करेंसी, इसके बाद है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, यानी कि कोई ऐसी करेंसी जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशूड डेट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी दूसरे देश के सरकार के द्वारा इशू डेट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कम से कम उसको AA- और इससे ऊपर का क्रेडिट रेटिंग मिला होना चाहिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा या फिच रेटिंग्स के द्वारा, या फिर AA3 और इससे ऊपर का रेटिंग मिला होना चाहिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के द्वारा। इसके अलावा रूपी बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे रूपी बॉन्ड्स का जो कि भारत के अंदर कोई कंपनी है उसके द्वारा इशू किया गया है। तो ऐसे रूपी बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कोलेट्रल के लिए। और यहाँ पे फिर से वो दोनों कंडीशन है कि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए और उसको कम से कम AAA का रेटिंग मिला होना चाहिए ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ऐसा कोलेट्रल के तौर पे दिया जा सकता है। कमर्शियल पेपर को ऐसा कोलेट्रल के तौर पे दिया जा सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वैसे कमर्शियल पेपर को कम से कम
A1 का रेटिंग मिला होना चाहिए ऐसे रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर कोई डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी है वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए और कोई फॉरेन कवर्ड एंटिटी है वेरिएशन मार्जिन के एक्सचेंज के लिए और उन दोनों के बीच में एनसीसीडी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन मार्जिन का एक्सचेंज होगा उसमें कौन कौन से कोलेटरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कोई डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटी आईएम है और कोई फॉरेन कवर्ड एंटिटी आईएम है और उनके बीच में एनसीसीडी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उनके बीच में जो इनिशियल मार्जिन का एक्सचेंज होगा वो कौन कौन से कोलेटरल का इस्तेमाल करके हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करके हो सकता है। इंडियन करेंसी को एज अ इनिशियल मार्जिन के तौर पे प्रोवाइड किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इशूड डेट सिक्योरिटीज़ हो सकता है। किसी फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा इशूड डेट सिक्योरिटीज़ हो सकता है जिसको कि AA- और उससे ऊपर का रेटिंग मिला हुआ है S&P ग्लोबल रेटिंग्स या फिच रेटिंग्स के द्वारा, या फिर AA3 और इससे ऊपर का रेटिंग मिला हुआ है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के द्वारा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि जो मार्जिन का एक्सचेंज होगा अलग अलग एंटिटीज़ के बीच में, डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ और डोमेस्टिक कवर्ड एंटिटीज़ के बीच में और फॉरेन कवर्ड एंटिटीज़ के बीच में, तो यहाँ पे जो मार्जिन का एक्सचेंज होगा तो कौन कौन से कोलेटरल का इस्तेमाल करके ऐसा हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हेयर कट को लेकर के बोला जा रहा है, तो ऑलरेडी हमने समझ लिया कि हेयर कट क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति है वो कोलेटरल के तौर पे कोई सिक्योरिटी दे रहा है और उसका वैल्यू 100 रुपया है, तो कोलेटरल के तौर पे उसका वैल्यू ना 100 रुपया कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी है और उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, नीचे जा सकता है। तो इसीलिए कोलेटरल के तौर पे उसका वैल्यू ना 100 रुपया कंसीडर नहीं करके उससे कम कंसीडर किया जाएगा, 90 रुपया 80 रुपया ऐसे कंसीडर किया जाएगा। तो अगर 90 रुपया प्राइस कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 10% का हेयर कट अप्लाई हो रहा है। अगर 80 रुपया प्राइस कंसीडर किया जाता है तो इसका मतलब है कि 20% हेयर कट का यहाँ हेयर कट अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हेयर कट को लेकर के क्या बोला जा रहा है कि जो कोलेटरल होगा, कोलेटरल जितना रिस्की होगा उसी हिसाब से यहाँ पे हेयर कट अप्लाई होगा। अगर जो कोलेटरल प्रोवाइड किया जा रहा है वो मान लीजिए बहुत रिस्की है, तो उस केस में जो हेयर कट है उसका परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोलेटरल के लिए जो मिनिमम हेयर कट है उसके बारे में आरबीआई ने ऑलरेडी एनेक्स 3 में बताया हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर कोई कोलेटरल जो प्रोवाइड किया जाता है वो कोलेटरल कैश में नहीं है और वो ऐसी करेंसी में है जो करेंसी जो एलिजिबल करेंसी है उससे हट करके है, तो इस केस में ना फिर यहाँ पे एडिशनल करेंसी मिसमैच हेयर कट अप्लाई होगा 8% का। मतलब मान लीजिए कि वेरिएशन मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पार्टी है उसने नॉन कैश कोलेटरल प्रोवाइड किया और ये जो नॉन कैश कोलेटरल है ना वो किसी दूसरे करेंसी में डिनोमिनेटेड है। जो एलिजिबल करेंसी था जो दोनों पार्टीज के बीच में तय हुआ था उसमें डिनोमिनेटेड नहीं है, किसी दूसरे करेंसी में डिनोमिनेटेड है। तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में फिर उस कोलेटरल के ऊपर जो नॉर्मल हेयर कट का प्रोविज़न है वो तो अप्लाई होगा ही, उसके अलावा एडिशनल और यहाँ पे 8% का हेयर कट जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि उस कोलेटरल का वैल्यू लेट्स से कि जो ओरिजिनल हेयर कट है वो 10% है, तो पहले उस कोलेटरल का वैल्यू 10% से कम हो जाएगा और उसके बाद फिर और एक्स्ट्रा 8% से उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो कोलेटरल प्रोवाइड किया जाएगा, मान लीजिए कि वो कोलेटरल कैश में है या फिर नॉन कैश कोलेटरल है और ये ऐसे करेंसी में रिसीव हुआ है जो करेंसी टर्मिनेशन करेंसी से हट करके है। टर्मिनेशन करेंसी का क्या मतलब है, ऐसा करेंसी जिसमें तय हुआ था कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेटलमेंट होगा। तो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी काउंटर पार्टी के द्वारा जो कैश में या फिर नॉन कैश में कोलेटरल प्रोवाइड किया गया है वो टर्मिनेशन करेंसी से हट करके किसी दूसरे करेंसी में है, तो यहाँ पे भी एडिशनल ये जो करेंसी मिसमैच है उसके लिए 8% का हेयर कट अप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट मेंशन है, ईच काउंटर पार्टी में स्पेसिफाई वन टर्मिनेशन करेंसी। तो
मान लीजिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें 2 काउंटर पार्टी है, तो दोनों काउंटर पार्टी एक एक टर्मिनेशन करेंसी स्पेसिफाई कर सकता है। मान लीजिए एक ने डॉलर बोला, एक ने इंडियन रुपी बोला। किस लिए स्पेसिफाई कर सकता है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेटलमेंट इन दोनों में से किसी करेंसी में होगा। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई NCCD ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका जो दोनों काउंटर पार्टी है, दोनों काउंटर पार्टी जैसे कि कोई कंपनी है, कोई बैंक है और उसने सिक्योरिटीज़ इशू किया हुआ है, तो और या फिर उस काउंटर पार्टीज़ का कोई सब्सिडरी है उसके द्वारा सिक्योरिटीज़ इशू किया गया है, तो उस सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल कोलेट्रल के तौर पे नहीं किया जा सकता है। ओके, इस बात को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर के है कि अगर काउंटर पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे काउंटर पार्टीज़ के पास एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि किस तरीके से अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अब देखिए अगर मार्जिन को लेकर के डिस्प्यूट होता है पार्टीज़ के बीच में, तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा कि जो नॉन डिस्प्यूटेड अमाउंट है, मतलब कि जिस अमाउंट के ऊपर दोनों पार्टी सहमत है, उस अमाउंट को एक्सचेंज कर लिया जाएगा आपस में, और उसके बाद वैसा अमाउंट जिसको लेकर के डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो यहाँ पे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो अपनाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि टाइमली मैनर में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक अगर चाहे तो जो NCCD मार्केट में इन्वॉल्व एजेंसी है उससे इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। अब ये कौन से एजेंसी से इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, तो ये कवर्ड एंटिटीज़ हो सकता है या फिर ये कोलेट्रल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। जो भी RBI को लगे कि मतलब इस एजेंसी से इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए तो वो उस एजेंसी से मांग सकता है। और यहाँ पे एजेंसी को जो उसको टाइम फ्रेम दिया गया होगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर एजेंसी को जो इंफॉर्मेशन है वो RBI को फर्निश करना होगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड OTC डेरिवेटिव्स डायरेक्शन 2024, जो कि 8 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 8 नवंबर 2024 को जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूट होता है या फिर उसके बाद अगर वो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उन सब के ऊपर जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ा है, मैंने कोशिश किया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करूँ, बस कुछ पॉइंट मैंने छोड़ा है, अदरवाइज मैंने सारा पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।